नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट एंड बेसिक हेल्थ में जिसको हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा और मूल स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये जो हमारी क्लास है, क्या आप जानते हैं जो इमरजेंसी में हमारी सबसे पहले क्या काम आता है? तो प्राथमिक चिकित्सा ही हमारी इमरजेंसी में काम आता है। जैसे कहीं पर चोट लग गया हो तो वहाँ पर हमें बैंडेज वगैरह लगाते हैं कुछ इस तरीक़ा से। और जब किसी की सांसें रुक जाती हैं तो उनको हम उनके दिल पर पंपिंग करते हैं। इसलिए हमारी जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके लिए हमें जानना बहुत आवश्यक है। वह हमारे डेली जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करती है और हमारे परीक्षा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बीए में इन सब्जेक्टों को लाया गया है ताकि आप अपने जीवन की जो इमरजेंसी में काम आने वाली फर्स्ट एड है यानी प्राथमिक चिकित्सा है उसको जान सको। तो इसलिए मैं इसके टॉप 100 MCQs लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगली वीडियो में मैं और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके इन्हीं 200 क्वेश्चन में पूरा पेपर कवर हो जाएगा। आपको किसी और क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा पेपर इनमें कवर तो हो ही जाएगा और आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घायल को अस्पताल पहुंचाना। क्या ये प्राथमिक चिकित्सा हो सकती है? घायल को सबसे पहले हम उसकी ड्रेसिंग करेंगे, मतलब जैसे हम प्राथमिक चिकित्सा में करते हैं। उसको खून को हम रोकने की कोशिश करेंगे, ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे और उस पर कुछ ना कुछ बांधने की कोशिश करेंगे। तो वही क्या होती है? प्राथमिक चिकित्सा। जीवन बचाना और स्थिति को बिगाड़ने से रोकने के लिए, या घायल का ऑपरेशन करना, या केवल पट्टी बांधना। तो क्या है इसका सही आंसर? जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य मुख्य होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ABC का प्राथमिक चिकित्सा में क्या अर्थ होता है? ABC का प्राथमिक चिकित्सा में क्या अर्थ होता है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, या एयर ब्लड चेस्ट, या एक्शन बॉडी केयर, एक्यूरेट बेसिक कंट्रोल। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, एयर ब्रीथिंग। एयरवे मतलब हवा, वायु, और ब्रीथिंग सांस, और सर्कुलेशन यानी जो हम सांस लेते हैं। तो यह क्या है? ABC का जो प्राथमिक चिकित्सा में अर्थ होता है, ABC का एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? गोल्डन हावर का संबंध किससे है? गोल्डन हावर का संबंध किससे है? तो सोने का समय गोल्डन हावर कहलाता है क्या? चोट लगने के बाद पहला घंटा कहलाता है क्या? व्यायाम का समय कहलाता है, या अस्पताल में भर्ती होने का समय कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जब हमें चोट लगती है उसका बाद का जो 1 घंटा बाद, जो चोट लगने के बाद का जो पहला घंटा है वह क्या कहलाता है? गोल्डन हावर यानी सोने का घंटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? चौथा है, यदि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा हो तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए? जब हम किसी व्यक्ति की जब दम घुटने लगता है तो हम कौन सी विधि अपनाते हैं? तो मुंह पर पानी डालना, क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसे सुला देना या जोर से हिलाना, नहीं कर सकते ना। हेलिज पेत्रा में क्या करते हैं? हम उसके सीने पर हाथ रखकर उसको सांस लेने के लिए पंप करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? CPR का पूर्ण रूप, CPR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, कार्डियोपुल्मोनरी रेस्यूकेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 क्या है? व्यक्ति को CPR देते समय छाती दबाने की गहराई कितनी होनी चाहिए? जब हम किसी व्यक्ति को CPR देते हैं तो उसकी जो चेस्ट को नीचे तक हम कितना दबाएं? तो उसको 2 या
1.5 इंच तक 2.5 इंच तक दबा सकते हैं, 2.4 इंच तक दबा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। CPR के दौरान छाती दबाने यानी कंप्रेशन जो देते हैं और सांस देने का अनुपात क्या होना चाहिए? छाती दबाने और जो सांस देने का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 30:2 होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 8 में क्या है? अत्यधिक रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका, जब किसी के चोट लग जाती है तो उस समय अपने खून को कैसे रोका जा सकता है? तो घाव पर पाउडर डालना, या घाव पर सीधा दबाव डालना, या फिर घाव को खुला छोड़ देना, या ठंडे पानी से धोना। तो घाव पर क्या करना? घाव पर सीधा दबाव डालना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए? जब हमारी नक्की छूट जाती है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? नाक को आगे की ओर झुककर नरम हिस्से को दबाएं, या सिर को पीछे ले जाएं। अगर हम सिर को पीछे ले जाएंगे तो ब्लीडिंग हमारे अंदर चली जाएगी, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। नाक में रुई डालें या लेट जाएं। तो सबसे बेस्ट तरीका है नाक को आगे की ओर झुकाकर नरम हिस्से को दबाएं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि कोई अंग कटकर अलग हो जाए तो उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? जैसे किसी व्यक्ति का कभी जैसे उंगली कट जाए या हाथ कट जाए, या फिर किसी भी पैर की उंगली कट जाए या पैर कट जाए या टांग कट जाए, तो उस समय हमें उसे कैसे सुरक्षित रखना चाहिए? सिर्फ बर्फ़ में डालने से, या सूखे कपड़े को लपेटकर ठंडे पानी में डालें, गीले साफ कपड़े में लपेटकर सील बंद बैग में रखकर उसे बर्फ़ पर रख दें, या गर्म पानी में रखें। तो सबसे बेस्ट तरीका है गीले साफ कपड़े में लपेटकर सील बंद बैग में रखें और उसे बर्फ़ में रख दें, ताकि वह खराब न हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 क्या है? हड्डी टूटने फ्रैक्चर पर सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहला कदम क्या होता है? हड्डी को सीधा करने की कोशिश, या अंग को स्थिर करें, या मालिश करें, या गर्म पट्टी करें। तो अंग को स्थिर यानी सीधा रखने की कोशिश करना चाहिए। अगला प्रश्न है 12 क्या है? RICE विधि में आई का क्या अर्थ है? RICE विधि में आई का क्या अर्थ है? तो आइस यानी बर्फ इस विधि का अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जलने पर तुरंत प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए? जब किसी व्यक्ति का हाथ पैर या कहीं से वो जल गया हो तो उस समय क्या करना चाहिए? ठंडा बहता पानी 15-20 मिनट डालना चाहिए, ताकि खाल जो है वो सिकुड़ ना सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सामान्यतः मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्यतः जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर वह कितना रहता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न क्या है? 15 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा कीट में कौन सी एंटीसेप्टिक दवा होनी चाहिए? मतलब जो आपने देखा होगा बस वगैरह में प्राथमिक चिकित्सा कीट का बॉक्स रखा रहता है, उसमें कौन सी एंटीसेप्टिक दवा होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए? डिटॉल और सेवलॉन साबुन जो होती है वह कीटाणुओं से मुक्त करती है और एंटीसेप्टिक दवा है। जैसे घाव पर हम डिटॉल लगाते हैं या फिर सेवलॉन साबुन से उसे धोते हैं, ताकि उसमें कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना लग सके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 16। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया उसे ज़बरदस्ती उल्टी कराना चाहिए, जहर का डिब्बा साथ लेकर तुरंत अस्पताल भागें, या उसे ढेर सारा पानी पिलाएं,
या उसे सोने दें तो क्या करना चाहिए? जहर का डिब्बा साथ लेकर तुरंत अस्पताल जाएं, या अगर यहाँ ये वाला ऑप्शन नहीं हो तो उसे फिर ज़बरदस्ती 5 से 2 मिनट के अंदर उल्टी करानी चाहिए, जिससे जहर का असर कम हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 क्या है? सांप के काटने पर क्या नहीं करना चाहिए? घाव को स्थिर रखना चाहिए, घाव को चीरा लगाना या मुंह से जहर चूसना चाहिए, या गहने या टाइट कपड़े उतार देना चाहिए, या शांत रहना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? घाव को चीरा या मुंह से जहर चूसना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या होने चाहिए? कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या होने चाहिए? साबुन और बहते पानी से 15 मिनट तक धोना चाहिए, ताकि कुत्ते के जो एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वह निकल जाएं। और उसके तुरंत बाद फिर अपना हॉस्पिटल में जाके जो कुत्ते काटने वाला इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। लू, जो हमने कभी देखा होगा अपने गर्मियों में लाइन लाइन सी दिखाई देती हैं दोपहरी में, तो लू वो कहलाती हैं। वो हीट स्ट्रोक लगने पर शरीर का तापमान कितना पहुंच जाता है? तो कितना पहुंच जाता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जब हमें बुखार की स्थिति में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है जो लू होती है या हीट स्ट्रोक है के मरीज के लिए क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? ठंडी जगह पर ले जाएं और गीले कपड़े शरीर से पीछे कर दें, यानी गीले कपड़े उतार देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 21। त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? त्रिकोणीय पट्टी का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो झोली बनाने का, फ्रैक्चर को सहारा देने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 22। ड्रेसिंग और पट्टी में क्या अंतर है? ड्रेसिंग होती है जो हम घाव को ठीक तरीक़ा से साफ़ सफाई करके करते हैं, और उसके बाद उस पर क्या करते हैं? पट्टी। तो इन दोनों में अंतर पूछा जा रहा है। कोई अंतर नहीं होता। ड्रेसिंग घाव के सीधे संपर्क में होती है और पट्टी ड्रेसिंग को थामे रखती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये आपके डेली जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ताकि हमें देखो ड्रेसिंग वगैरह तो करनी पड़ती रहती है। ज़्यादातर के घरों में ड्रेसिंग होती है जब छोटी मोटी चोट लग जाती है, या फिर हमारे कहीं गुम चोट लगी, बैंडेज वगैरह लगानी पड़ती है। तो ये ऐसे इसी टाइप से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे, और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर आएंगे। एक बार एक ऐसी पर्टिकुलर 200-300 क्वेश्चन की क्लास देखकर चले जाएं, ताकि आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग सके कि आपके क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ज़्यादा हार्ड तो नहीं आ रहे, ज़्यादा आसान तो नहीं आ रहे। ऐसा भी नहीं है कि कभी आपको पेपर आसान भी मिल जाता है, तो कभी कभी ऐसा दे देता है कि एक पूरे पेपर में से कुल 50 से 60 ही क्वेश्चन हो पाते हैं 100 क्वेश्चनों में से। तो ऐसा नहीं है, तो आप क्लास 1-2 क्लास ज़रूर करके जाएं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसके पैरों को ऊपर क्यों उठाना चाहिए? जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको पैरों को क्यों ऊपर उठाते हैं? उसे आराम मिले, मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह बढ़ने, या पैर दर्द कम करने के लिए, या उसे जगाने के लिए? तो क्या जो हमारे मस्तिष्क तक रक्त यानी रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पैरों को उठाना चाहिए जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अगला प्रश्न है 24। मिर्गी का दौरा आने पर क्या करना चाहिए? मिर्गी का दौरा आने पर मुंह में चम्मच डालें, या व्यक्ति को मजबूती से पकड़ें, या उसके शरीर के नीचे कुछ नरम रखें और ख़तरनाक चीज़ें दूर रखें? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ORS का घोल किस स्थिति में दिया जाता है? तो ORS का घोल जो निर्जलीकरण में और दस्त की स्थिति में दिया जाता है। जब हमें दस्त हो जाता है तो पानी की कमी होती है, इसी कारण से हमें ORS हर 10 मिनट में देने के लिए डॉक्टर सजेशन देते हैं, ताकि पानी की कमी पूरी हो सके।
अगला प्रश्न क्या है, हाथ धोने का सबसे सही तरीका कितने समय का होना चाहिए। जब हम अपने हाथों को वॉश करते हैं या धोते हैं तो उसका सही समय कितना होना चाहिए, तो 20 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड तक हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। अगला प्रश्न है 27, मोच आने पर कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो क्रैप बैंडेज या प्लास्टिक की पट्टी या सूती कपड़ा या चिपकने वाली पट्टी, तो कौन सी होती है, क्रैप बैंडेज जो होती है वह बहुत उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, रिकवरी पॉइजन का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका कब प्रयोग किया जाता है, जब व्यक्ति मर चुका हो या जब व्यक्ति बेहोश हो चुका हो या जब हड्डी टूटी हो या खून बह रहा हो। तो जब व्यक्ति बेहोश लेकिन सांस ले रहा हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 29, एक स्वस्थ वयस्क की श्वास दर, यानी जब हम एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी प्रति मिनट 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है, स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है, तो 18 से 20 बार, यानी 12 से 20 बार तक सांस ले सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्या है 30, पल्स को कहा जाता है, पल्स क्या कहलाती हैं, धमनियाँ जैसे कलाई या गर्दन से क्या होती हैं, ये पल्स हमारी चेक की जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, हमें रात को, दिन में तो हमें दिखाई देता है लेकिन रात को हमें शाम छिपने के बाद दिखाई नहीं देता, तो वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी, वह हमें क्या देता है, विटामिन डी देता है। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत है आंवला है, नींबू है, संतरा है, ये सबसे अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न क्या है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। अगला प्रश्न क्या है 35, एक सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर स्वस्थ व्यक्ति का कितना होना चाहिए, तो 80 से 120 mmHg, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 36, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। अगला प्रश्न क्या है, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं, जो हमारी हृदय की धड़कन को मापता है वह क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टरों के पास में होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, क्या है, अचानक दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने पर कौन सी दवा शुरुआती मदद के दौर पर दी जा सकती है, तो एस्पिरिन क्या है, जो रक्त का थक्का जम जाता है उसको काटने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 क्या है, मधुमेह डायबिटीज़ का संबंध शरीर के किस अंग या ग्रंथि से होता है, तो किस अंग या ग्रंथि से होता है, अग्नाशय से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 40, रक्त को हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया कहते हैं, जब हमें खून की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एनीमिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह डायबिटीज़ होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 क्या है, बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला कदम व्यक्ति को हाथ से खींचना चाहिए, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, हमें खुद पकड़ लेगी बिजली, तो मुख्य स्विच बंद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, मुख्य स्विच बंद करना चाहिए। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है 43। मोच आने पर बर्फ का प्रयोग कितने समय तक करना चाहिए? जब हमारे पैर या किसी के पैर वगैरह में मोच आ जाती है तो उस समय पर हमें अपनी बर्फ़ से उसकी जो मालिश करते हैं कितने समय तक करनी चाहिए? तो पहले 24 घंटे या 48 घंटे या 1 हफ्ते तक या 5 मिनट तक। तो पहले 24 घंटे या 48 घंटे तक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी कॉल के लिए भारत में कौन सा नंबर डायल किया जाता है? तो इमरजेंसी कॉल के लिए भारत में कौन सा नंबर डायल किया जाता है? तो 100, 101 और 108 नंबर इमरजेंसी के लिए डायल किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए? हाँ या नहीं? इसे दम घुट सकता है केवल थोड़ा सा या केवल चीनी मिलाकर? तो नहीं, इससे दम भी घुट सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 46 शरीर के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हम अपने शरीर का टेम्परेचर नापते हैं तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। जब हम बुखार बन जाते हैं, डॉक्टरों के पास देखा होगा, या आपकी जीभ के नीचे लगाते हैं उसको या बगल में लगाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? थर्मामीटर। अगला प्रश्न है 47। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? तो डेंगू बुखार जो एंडीज मच्छर होता है, एंडीज मच्छर कौन सा है? यह मादा है। हमेशा याद रखना, जो डेंगू होगा वह मादा मच्छर से होगा, यानी फीमेल मच्छर से हमेशा डेंगू बुखार होगा। मेल मच्छर से कभी डेंगू बुखार नहीं होगा। तो उसका नाम पूछा है, एडीज मच्छर कहलाता है। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस या टैबलेट का प्रयोग किया जाता है? जब हम तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कभी, आप जो आपके गाँव में टंकी, बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी रहती हैं, उन पर गए होंगे तो उसके रूम में जाकर देखना, एक बड़ा सा सफ़ेद कलर का डिब्बा रखा रहता है जिसमें क्लोरीन गैस भरी रहती है, जो पानी को क्या करती है, मतलब शुद्ध करती है। उसमें से अनावश्यक बैक्टीरिया को निकाल कर या नष्ट कर कर पानी को शुद्ध बना देती है। और आपने जो वाटर प्योरीफायर देखे होंगे, वाटर कूलर जो प्योरीफाई होते हैं, उनमें भी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 49। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर BMI का पूर्ण रूप क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51। गर्भ अवस्था के दौरान महिला में किस तत्व की सबसे अधिक कमी होती है? तो आयरन की और फोलिक एसिड की सबसे अधिक कमी होती है। आयरन यानी खून की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52। कंगारू मदर केयर KMC का मुख्य रूप किसके लिए दी जाती है? KMC मुख्य रूप से किसके लिए दी जाती है? तो वह कम वजन वाले नवजात शिशु के लिए दी जाती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53। स्तनपान शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो वह क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब माता को जो दूध है, जो सबसे पहला दूध है, जो थोड़ा गाढ़ा पीला निकलता है, तो वह बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है? उसके लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए, उसमें एंटीबॉडीज़ बनाने की क्षमता होती है उस दूध में, इसलिए वह बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं और एंटीबॉडी होती है। अगला प्रश्न है 54। शिशु को जन्म के कितने समय बाद स्तनपान शुरू करा देना चाहिए? तो कितने समय बाद करा देना चाहिए? 1 घंटे के भीतर करा देना चाहिए। ऑप्शन बी, ताकि वह उसकी जो बॉडी है वह एंटीऑक्सीडेंट बन सके, प्रतिरोधी क्षमता उसमें आ सके। अगला प्रश्न है 55। क्या है? शराब के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो जो लीवर है हमारा, यकृत सबसे अधिक प्रभावित होता है शराब से, यानी अल्कोहल से।
अगला प्रश्न है तंबाकू का कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी, निकोटीन सबसे हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या बनाता है? कैंसर बनाता है। अगला प्रश्न है धूम्रपान करने से कौन सा रोग होने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो फेफड़ों का जो कैंसर होता है वह धूम्रपान से सबसे अधिक होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? 59 में क्या है? मानव शरीर में फिल्टर का कार्य कौन सा अंग करता है? फिल्टर का कार्य कौन सा अंग करता है? तो गुर्दे। किडनी हमारे जो पानी पीते हैं उसको 14 घंटे के अंदर अंदर फिल्टर करके जो वेस्ट होता है यानी मूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है बाहर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, क्या है? भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंतों में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भोजन का पाचन कभी भी पेट में नहीं होता, उसका कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है पाचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, क्या है? यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो कौन सा है? ओ नेगेटिव। यह ऐसा रक्त समूह है जो किसी भी रक्त मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है यानी खून डोनेट कर सकता है, लेकिन ये हर किसी का ले नहीं सकता, दे सबको सकता है। अगला प्रश्न है 62, यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी सर्वगाही। यह किसी भी प्रकार का रक्त समूह ले सकता है यानी यह ए ओ भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, बी पॉजिटिव ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का ये रक्त को सर्वग्राही यानी रक्त को ले सकता है। अगला प्रश्न है 63 क्या है? यदि किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? भागना शुरू कर दे या ज़मीन पर लेटकर लुढ़कना शुरू कर दे? तो इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन बी, ज़मीन पर लुढ़कना शुरू कर दे ताकि उसकी आग कपड़ों से मिट्टी से लगकर बुझ जाए। अगला प्रश्न है 64 क्या है? आँखों में कोई केमिकल गिर जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? आँखों को जोर से मिलें या कम से कम 15 मिनट तक साफ पानी में धोएं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक साफ पानी यानी ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न है लू हीट स्ट्रोक से बचने का क्या पीना चाहिए? लू से बचने के लिए क्या पीना चाहिए? नींबू पानी या ORS, जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 66 क्या है? तनाव स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो व्यायाम और ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसी है जो आपके तनाव यानी डिप्रेशन की स्थिति को काफ़ी कम पहुंचा देती है। व्यायाम से भी हमारा स्ट्रेस बहुत कम होता है, तो अपने जीवन में व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है 67, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या है? शरीर, बाल और नाखून की नियमित सफाई रखना, क्योंकि इनमें सर्वाधिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, एड्स किस विषाणु के कारण होता है? एड्स जो बीमारी है एक ऐसी बीमारी है, यह किसके कारण होता है? तो HIV के कारण होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? पट्टियों और घावों के प्रकार, जो हम अपने शरीर पर पट्टी बांधते हैं उनके
और उसमें घाव जो लगे होते हैं, घावों के प्रकार क्या हैं? तो क्या हैं? खरोंच किस प्रकार का घाव है? जो खरोंच आ जाती है हमारे बॉडी पर या फिर हमारे जो खाल पर खरोंच आ जाती है वह किस प्रकार का घाव है? तो गहरा कटा हुआ त्वचा की ऊपरी सतह का छिलना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो हमारी त्वचा है, त्वचा का जो ऊपरी भाग है उसको छिलना ही क्या कहते हैं? खरोंच। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है 72। जब कोई नुकीली चीज जैसे कील शरीर में घुस जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बेधन यानी पंचर कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 73। यदि घाव में कोई बाहरी वस्तु जैसे कांच का टुकड़ा या गहराई तक फंसी हो तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमें? यदि घाव में कोई बाहरी वस्तु जैसे कांच का टुकड़ा या कोई कील गहराई तक फंसी हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसे तुरंत खींचकर निकाल देना चाहिए या उसे न निकालें चारों तरफ पेंडिंग लगाकर स्थिर रखें और डॉक्टर के पास ले जाएं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। मोच शरीर के किस हिस्से की चोट है? मोच शरीर के किस हिस्से की चोट है? तो लिगामेंट जो हिस्सा है, ये लिगामेंट के हिस्से की चोट है मोच। अगला प्रश्न है 75। क्या खिंचाव का संबंध किससे है? खिंचाव का संबंध किससे है? तो मांसपेशियों और टेंडन से है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 76। कोहनी या घुटने के जोड़ के लिए कौन सी पट्टी का सबसे अच्छी होती है? जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स पर सबसे अधिक पट्टी कौन सी अच्छी होती है? तो गोल पट्टी कहलाती है या 8 के आकार की पट्टी या त्रिकोणीय पट्टी या सीधी पट्टी। तो जो 8 प्रकार के आकार की पट्टी जो आती है वह हमारे गोल यानी जो घुटने या कोहनी या जॉइंट्स वाले चोट होती हैं उनके लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77। रीढ़ की हड्डी में चोट लगे व्यक्ति को कैसे हिलाना चाहिए? तो कैसे हिलाना चाहिए? गोद में उठाकर या उसे बिल्कुल न हिलाएं जब तक विशेषज्ञ न आ जाए। तकनीक का प्रयोग करें, लॉन्ग रोल तकनीक का प्रयोग करें या उसे बैठाकर या उसे चलाकर। तो उसे बिल्कुल न हिलाएं जब तक कि कोई डॉक्टर न आ जाए या कोई विशेष व्यक्ति जो इस हड्डी का डॉक्टर हो, जानता हो, उसके जब तक ना आ जाए तब तक नहीं हिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है 78। सांस लेने में कठिनाई होने पर रोगी को किस स्थिति में बिठाना चाहिए? तो सीधे लेटाकर या आधा बैठा हुआ या उल्टा लेटाकर या सिर नीचे करके या सिर नीचे करके। तो उसे क्या करना चाहिए? आधा बैठा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। कृत्रिम सांस देते समय नाक को क्यों बंद नहीं किया जाता? नाक को क्यों बंद नहीं किया जाता? मतलब कृत्रिम सांस जब किसी व्यक्ति का गला खराब हो जाता है तो उसके गले जहाँ पर ये हमारा कंठ होता है, यहाँ पर एक होल कर डॉक्टर होल कर क्या करते हैं, एक पाइप को लगाते हैं जिसके द्वारा हम सांस लेने की प्रक्रिया और खान पीन करते हैं। तो इसलिए लेकिन डॉक्टर हमारी नाक को नहीं बंद करते। तो वह क्यों नहीं किया जाता? ताकि बाहर हवा न निकले और फेफड़ों में जाए या ताकि मरीज को छींक न आए। यह एक परंपरा है या संक्रमण रोग से बचाने के लिए। तो क्या है? ताकि हवा बाहर न निकले और फेफड़ों में जाए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है 80। फेफड़ों में क्रियात्मक इकाई क्या है? फेफड़ों में क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या है? एल्वियोली
एल्वियोली क्या है? फेफड़ों में क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या प्रभावित होती है? जब हमारी जो प्राथमिक पहला डिग्री जलना क्या कहलाता है? तो त्वचा पूरी तरह जल जाती है। उसमें त्वचा की जो ऊपरी परत होती है वह पूरी तरह क्या जल जाती है? तो ऑप्शन ए, केवल त्वचा की ऊपरी परत जल जाती है 1 डिग्री में। 2 डिग्री में थोड़ा अंदर तक जाती है और तीसरी डिग्री में वह त्वचा की जो निचली परत हैं उनको भी जला देती है। अगला प्रश्न है 82 प्रश्न क्या है? जलने पर बने फफोले के साथ क्या करना चाहिए? तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उन्हें फोड़ देना चाहिए या उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए? संक्रमण का खतरा रहता है। तो ऑप्शन बी, उन्हें फोड़ना तो नहीं चाहिए ताकि संक्रमण से बचे रहें। अगला प्रश्न है 83। यदि किसी पर तेजाब गिर जाए तो सबसे पहले क्या करें? अगर किसी व्यक्ति पर तेजाब डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उस पर चूना डालें या उसे बहुत सारे पानी से लगातार धोएं या उस पर कपड़ा लपेटें या एंटीबायोटिक खिलाएं। तो उसे क्या करना चाहिए? उस पर बहुत सारे पानी से लगातार धोएं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? दायां निलय और बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है पल्स रेट एक सामान्य वयस्क में कितनी होती है? पल्स रेट एक सामान्य व्यक्ति में कितनी होती है? तो 72 या 80, यानी 72 से 80 प्रति मिनट पर पाई जाती है। ऑप्शन बी। अगला जो पल्स यानी हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से 80 प्रति मिनट बार धड़कता है। अगला प्रश्न है धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त बहता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इसका जो अपवाद है, जो पाल्मोनरी धमनी है, जो महाधमनी है, उसमें क्या अशुद्ध रक्त पाया जाता है? ऐसे ही जो वो हैं, क्या नाम है, नसें यानी सिराएं, वेन्स, सिराओं में कैसा रक्त पाया जाता है? तो सिराओं में अशुद्ध पाया जाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, महाशिरा जिसमें क्या शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडिया के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 88। चेचक, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का क्या कारण होता है? तो दूषित पानी या वायरस, विषाणु या मच्छर का काटना या मिट्टी। तो वायरस यानी विषाणु से होती है चेचक। अगला प्रश्न है 89। टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? तो टाइफाइड मुख्य रूप से किस अंग को? हमारी आंतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है 90। प्राथमिक चिकित्सा कीट का रंग आमतौर पर कैसा होता है या उस पर कौन सा निशान होता है? तो वह रेड कलर होता है और उस पर हरा कलर का निशान होता है। तो सफ़ेद पृष्ठभूमि वाला लाल कलर होता है और हरा क्या होता है? क्रॉस का निशान होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। बेहोश व्यक्ति की जीभ पीछे गिराकर वायु रोक सकती है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसकी जो जीभ है वह पीछे गिरकर वायु को रोक सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जीभ को खींचें या सिर पीछे झुकाकर और ठुड्डी उठाना चाहिए, या फिर मुंह बंद करते हैं या पानी डालते हैं। तो क्या करना चाहिए? जो हमारे सिर को थोड़ा झुकाना चाहिए और थोड़ी को उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है 92। इंसुलिन का इंजेक्शन किस बीमारी के लिए दिया जाता है?
किस बीमारी के लिए दिया जाता है इंसुलिन? तो यह मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, वी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं किसे कहते हैं? वी कोशिका और टी कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षा तंत्र को कहते हैं, यानी इम्यूनी सिस्टम को कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, प्राथमिक चिकित्सा में प्राइज का पूर्ण रूप क्या है? यानी प्राइज का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका क्या है? प्रोटेस्ट, रेस्ट, आइस कम्प्रीहेंशन और क्या है? इलेवेशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑर्गन कौन सा है? तो वैसे तो अगर पूछे तो लीवर है, लेकिन इसमें त्वचा भी दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे शरीर में त्वचा ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? 97, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का लक्षण है? तो यह रेबीज बीमारी का लक्षण है। रेबीज हमें कब होता है? जब हमें कुत्ता काट लेता है तो हमें रेबीज बीमारी हो जाती है। जिस रेबीज का जो बैक्टीरिया है वह कुत्ता की लार यानी सलाइवा में पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कुत्ता के तुरंत काटने के बाद उसे साबुन से धोना चाहिए और कुत्ते काटे का यानी रेबीज का इंजेक्शन हमें ज़रूर लगवाना चाहिए ताकि उसके बैक्टीरिया नष्ट हो सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, पल्स ऑक्सीमीटर का क्या मापता है? जो पल्स ऑक्सीमीटर है वह क्या मापता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापता है। अगला प्रश्न है 99, शरीर के किस हिस्से में रक्त शुद्ध होता है? तो किस हिस्से में होता है? यानी फेफड़ों में हमारा सबसे शुद्ध रक्त पाया जाता है। और ऊपर की जो नसें होती हैं यानी शिराएँ होती हैं उनमें कैसा रक्त पाया जाता है? तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनियों में कैसा पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर का क्या इलाज है? प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर का इलाज क्या है? हाँ, नहीं, यह डॉक्टर के आने से पहले की गई स्थायी सहायता है। यही सही है, ऑप्शन बी। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा है वह डॉक्टर के आने से पहले यानी टेम्पररी की गई जो स्थायी सहायता है, यानी उस घाव को या किसी भी प्रकार की चोट को लगने उसे सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा जो इलाज करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। डॉक्टर आने के बाद तो उसका पूरा इलाज हो ही जाता है। तो साथियों 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये आपकी परीक्षा के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। आप ये 2 क्लास करके चले जाएं, 100 क्वेश्चन और नीचे भी हैं। ये देखो, आप इन 2 क्लासों को कर चले जाएं। एक क्लास में कल डालूँगा। इन दोनों क्लासों में ही आपके पूरे पेपर का निचोड़ यानी पूरा पेपर कवर हो जाएगा। आपको किसी और क्लास की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी क्लासों से अपना पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें क्लास को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके। और ये जो प्राथमिक चिकित्सा है यह हमारे जीवन में आपको पता है काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए आप ज़रूर क्लास को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।